हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग की सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें ऑलरेडी हमारे 51 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 52 है। इसमें हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में उसे कैसे लिखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, आपके उत्तर को पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि वास्तव में इसे कैसे लिखना चाहिए। तो आपका प्रश्न है, कांट के तर्क की पुनर्परिभाषा तथा उसके द्वारा अंतश्चेतना की पुनः स्थापना प्रबोध के प्रभावशाली तर्क बुद्धिवाद के विरुद्ध बौद्धिक प्रतिक्रिया के एक उच्च बिंदु का सूचक था। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और काफ़ी अच्छी आइडियोलॉजी पे इसे गढ़ा गया है। और अगर आपने इस प्रश्न को इनकोड कर लिया तो आप इसका उत्तर काफ़ी आसानी से लिख सकते हैं। खैर, अभी हम आपके उत्तर को पढ़ते हैं। आपने उत्तर लिखा है, 1724 में जर्मनी में पैदा होने वाले कांट के बारे में कहा जाता है कि वह मशीन की तरह अनुशासन से जीने वाला व्यक्ति था। कांट से पूर्व प्रबोधन का अर्थ था कि कोई दार्शनिक या विचारक अपने लेखों, कविताओं, नाटकों या वैज्ञानिक रचनाओं के माध्यम से समाज को बुद्धिवादी व तर्कशील बनाने का प्रयत्न करते थे। परंतु कांट के अनुसार प्रबोधन का प्रसार सिर्फ बुद्धि एवं तर्क की शिक्षा के बदौलत संभव नहीं, क्योंकि मनुष्य के चारों तरफ एक आवरण फैला हुआ है जो कहता है कि बहस मत करो, विश्वास करो। इसलिए वो कांट कहता है कि क्रांति से भी प्रबोध नहीं आएगा, क्योंकि क्रांति व्यक्तिगत तानाशाही का अंत तो कर सकती है लेकिन वास्तविक सुधार नहीं ला सकती, क्योंकि इसके बाद पुरानी रूढ़ियों के स्थान पर नवीन रूढ़ियां आ जाएंगी। इसके समाधान के लिए कांट कहता है कि वास्तविक प्रबोध तब आ सकता है जब मनुष्य आत्म आरोपित प्रबोध से बाहर निकलेगा। और इसके लिए कांट ने कहा कि यदि सत्य का ज्ञान चाहते हो तो जानने का साहस करो, डेयर टू नो। अतः कांट की इस टिप्पणी ने प्रबोधन के विचार को एक नवीन स्तर तक पहुंचा दिया। देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, वर्ल्ड हिस्ट्री के जो प्रश्न होते हैं ना, खासतौर पर पुनर्जागरण से लेकर प्रबोधन तक, उन प्रश्नों को सॉल्व करना अपने आप में एक जटिलता होती है। क्यों? क्योंकि अगर आपने पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ी है और पॉलिटिकल साइंस में अगर आपने स्टेट के निर्माण की प्रोसेस नहीं पढ़ी है और उस स्टेट के निर्माण की प्रोसेस में उस समय के थिंकर्स को आपने अगर कॉन्सेप्चुअल होकर नहीं सुना है, तो आप ऐसे उत्तर के उच्च बिंदु पर नहीं पहुंच सकते। क्लियर? तो हम सबसे पहले इस प्रश्न को इनकोड करेंगे। हालांकि आप लोग बिल्कुल भी चिंतित मत हों, वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लासेस हम बहुत जल्द शुरू करेंगे हिस्ट्री ऑप्शनल को लेकर। तो वहाँ पे हम इस चीज़ को और अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे और उम्मीद ये रहेगी कि इसके बाद आपको ना तो कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही किसी भी प्रकार की कोई नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी। आपके अंदर ऑलरेडी कॉन्सेप्ट इतना डेवलप हो जाएगा कि आप उसका फ्रेम यूं ही बना लेंगे। क्लियर? तो अभी हम इसके फ्रेम को देखते हैं। इस उत्तर को जो आपने गढ़ा है, ये प्रश्न की मांग के अनुकूल नहीं है, इसलिए हम इसको फिर से काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। और आप न केवल इस प्रश्न को समझेंगे बल्कि प्रबोधन के टाइम पीरियड पे प्रचलित उन विचारधाराओं को भी समझ पाएंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है, कांट के तर्क, क्लियर, की पुनर्परिभाषा। समझना, कांट के तर्क की पुनर्परिभाषा तथा उसके द्वारा अंतश्चेतना की पुनः स्थापना प्रबोध के प्रभावशाली तर्क बुद्धिवाद के विरुद्ध बौद्धिक प्रतिक्रिया के एक उच्च बिंदु का सूचक था। समझ रहे? ये प्रश्न मोटे तौर पर तो दो खंडों में विभाजित है और छोटे छोटे टाइप में कई खंडों में विभाजित है। एक तो है कि कांट के तर्क की पुनर्परिभाषा क्या थी, यानी कि कांट ने जो तर्क की पुनर्परिभाषा दी वो क्या थी। इससे क्या समझ में आता है कि यानी कि कांट से पहले भी तर्क की कई परिभाषाएं थी, तो वो कौन सी थी, उसी को तो काउंटर करके कांट ने अपनी एक तर्क की परिभाषा दी। एक तो ये समझ में आया। दूसरा है कि उसके द्वारा अंतश्चेतना की पुनः स्थापना, अर्थात उसने अंतःचेतना को लेकर नया कॉन्सेप्ट कौन सा दिया, जिसको आप बोलते हो सेल्फ इम्पोज नॉलेज, अर्थात आत्म आरोपित अल्पवयस्कता। क्लियर? तीसरा कि प्रबोधन के प्रभावशाली तर्क बुद्धिवाद, अर्थात उस समय प्रबोधन टाइम पीरियड में जो तर्क और बुद्धि को प्रमोट करने के लिए दो विचारधाराएं उत्पन्न थी, अनुभववाद और बुद्धिवाद, उसके प्रति, मतलब ये तो एक सीमा है इनकी अपनी, इनकी क्या सीमा है वो भी हम बताएंगे। इनकी सीमा को लांघते हुए वो प्रबोधन के उच्च बिंदु पर पहुंच गए, अर्थात वास्तव में प्रबोधन का जो हाई पॉइंट था वो कांट की तर्क की पुनर्परिभाषा में नहीं था।
समझ गए? इस पूरे प्रश्न का इनकोडिंग वर्जन ये है। आपसे इसने ये पूछा है कि कांट से पहले जो विचारधाराएं चली आ रही थी प्रबोधन को डिफाइन करने की, उनकी पुनर्परिभाषा करके अर्थात उनका क्रिटिसिज्म करके कांट ने जो नया आइडिया दिया, वो आइडिया प्रबोधन के हिसाब से, तर्क बुद्धिवाद के हिसाब से उस समय का पीक पॉइंट था। समझ गए? अब आपको यहाँ पर यह समझना है कि वास्तव में कांट ने आइडिया कौन सा दिया और कांट ने जो तर्क की पुनर्परिभाषा की वो किस तरीके से की। अर्थात कांट ने पूर्व से चली आ रही जो तर्क की परिभाषाएं थी उनका किस प्रकार आलोचनात्मक मूल्यांकन किया और किस प्रकार एक नए सजेशन को पब्लिक के सामने पेश किया। क्लियर? अब आप जब भी कांट को पढ़ते हो तो आप 3 बुक पढ़ते हो कांट के संदर्भ में। एक पढ़ते हो व्हाट इज एनलाइटमेंट, जो कि उनका एसे है 2 से 3 पेज का, आपको यूट्यूब पे गूगल पे मिल जाएगा पीडीएफ के तौर पर, या तो हम आपको अभी भेज देंगे टेलीग्राम चैनल पर। साथ ही आप इनकी 2 पुस्तकों को पढ़ते हो, क्रिटिक ऑफ द प्योर रीजन, क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन। उसमें इन्होंने बताया है कि किस प्रकार हम बुद्धिवाद और अनुभववाद की कमियों को बता रहे हैं। क्लियर? अब आपको ना तो क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन पढ़ना है, ना ही आपको क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन पढ़ना है, और ना ही आपको व्हाट इज एनलाइटमेंट पढ़ना है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमने इन बुक्स को पढ़ लिया है और उन बुक को बेस बनाकर ही आपके उस उत्तर को हम गढ़ेंगे। तो अगर आप इस उत्तर के गढ़ने के प्रोसेस को समझ गए तो आप कांट से रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे उनको समझ जाओगे। जैसे एक प्रश्न आता है कि प्रबोधन के अंतर्गत ज्ञान मीमांसा की चर्चा करें और उस संदर्भ में कांट के विचार दें। तो ज्ञान की मीमांसा का मतलब एक तरीके से कि वही कि ज्ञान को प्राप्ति के लिए वो कौन से साधन थे उस समय। तो उसमें भी वही थे कि 2 साधन थे, एक बुद्धिवाद और एक अनुभववाद, और उन्हीं को क्रिटिसाइज करते हुए कांट की जो मीमांसा थी उसका आप जिक्र कर दोगे। होता क्या है कि इन प्रश्नों में शब्दों का खेल होता है। अगर आप शब्द समझ गए, उनको इनकोड कर गए, तो उत्तर तो आपको आता ही है। क्लियर? तो अब हम इसके उत्तर को गढ़ने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आप ये बताओगे कि कांट के पहले की तर्कवाद की क्या परिभाषा थी। तो आपने देखा था कि एक था कौन सा, बुद्धिवाद, और एक था अनुभववाद के विचारक। बुद्धिवाद के अंतर्गत आप देखते हो देकार्ते, लेबनीज, स्पिनोजा, ये लोग क्या कहते हैं कि जो पर्सन होता है ना, जो मनुष्य होता है, वो सभी प्रकार की विशेषताओं से युक्त होता है। अर्थात उसमें जब वो पैदा होता है तो उसके अंदर वो सारे गुण होते हैं। समझ गए? बस उसे संदेह व तर्क के माध्यम से अपनी बुद्धि को और प्रखर बनाना है। समझ गए? उसने बस, लोगों ने ये कहा, जो बुद्धिवाद के लोग हैं उन्होंने कहा कि भाई साहब अनुभववाद की हमारे लिए कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर? दूसरे जो विचारक थे वो थे अनुभववादी, ह्यूम, बर्कले और लॉक। इन्होंने कहा कि जो मनुष्य होता है वो जन्म, उसका जो चरित्र होता है या उसका जो जीवन होता है या उसका जो मस्तिष्क होता है वो एक कोरे कागज की तरह होता है। अर्थात उस पर कुछ भी नहीं लिखा होता है, किसी भी प्रकार का कोई स्पॉट नहीं होता। वो जैसे जैसे अपने जीवन में आगे बढ़ता है, जीवन की यात्रा करता है, तो उस जीवन में मिले अनुभवों के आधार पर वो तथ्य और तर्क के माध्यम से एक सही निष्कर्ष पे पहुंचता है, जिससे उसकी बुद्धि डेवलप होती है और उसके अंदर एक विवेक डेवलप होता है। समझ गए? जब ये लोग कहते हैं अनुभव वाले, तो अनुभव ने ये बात कह दी, तर्क ने अपनी बात कह दी, लेकिन ना तो अनुभव तर्क को मानता है, यानी कि बुद्धिवाद को मानता है, और ना ही बुद्धिवाद वाले अनुभववाद को मानते हैं। कांट ने क्या कहा कि इन दोनों के अंदर जो सीमाएं हैं, अर्थात सीमा तो कुछ होगी, सीमा क्या, कि इन्होंने ये कहा कि जो जन्मजात गुणों की बात है बुद्धिवादों में, वो ये तो नहीं बताती ना कि जो मानव का जो तर्क करने की जो प्रोसेस है वो कैसे सक्रिय होगी। वो ये तो कह देते हैं कि मनुष्य जन्म से बुद्धिवादी होता है, वो संदेह व तर्क के माध्यम से किसी उच्च निष्कर्ष पे पहुंच जाएगा, बट वो मनुष्य तर्क अपने अंदर जनरेट कैसे करेगा, उसका कौन सा प्रोसेस है, इस बात को लेकर बुद्धिवादी लोग शांत हैं। वहीं जब अनुभववाद की बात आती है तो उनके अंदर जो सबसे बड़ी समस्या कांट देखता है वो ये कि वो क्या करते हैं, केवल अनुभव के आधार पर ये डिसाइड करते हैं कि व्यक्ति के अंदर बुद्धि का निर्माण कैसे होगा। तो कांट का यह मानना है कि देखिए, हर व्यक्ति के जीवन का अनुभव अलग होता है। आप में से भी, हमारे में से, सबका अनुभव अलग है। आपका यूपीएससी के प्रति अनुभव अलग होगा, आपके फ्रेंड का यूपीएससी के प्रति अनुभव अलग होगा, आपके अलग अलग रिलेटिव्स का आप
यूपीएससी के प्रति अनुभव अलग होगा, तो वो अपने अकॉर्डिंग ही उसे डिफाइन करेंगे। इससे क्या होगा कि जब सब अपनी अपनी परिभाषाओं के तहत डिफाइन करेंगे तो क्या वो एक जनरल विल के अंतर्गत आ सकते हैं, अर्थात रूसो के तहत क्या वो कोई कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, क्या कोई सोशल कॉन्ट्रैक्ट जैसी संस्था का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि सबका अनुभव अलग है। कोई ये कहता है सती प्रथा एक अच्छी चीज़ है, कोई कहता है सती प्रथा एक बुरी चीज़ है। तो क्या कोई व्यक्ति इस चीज़ पे पहुंचेगा कि सती प्रथा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो नहीं पहुंचेगा। और जब नहीं पहुंचेगा तो समाज में एक अराजकता बनी रहेगी, समाज में कोई एक हायरार्की बॉडी नहीं आएगी जिससे हम डेमोक्रेसी को या अदर किसी संस्थान को प्रमोट कर सकें। समझ गए? तो इससे वो कहता है कि अनुभववादियों के तहत तुम ये कह सकते हैं कि ये लोग किसी एक संस्थान को प्रमोट नहीं कर सकते। क्लियर? तो जब आपने ये चीज़ें बता दी तो इससे ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब आपने ये चीज़ें जब एक्सप्लेन कर दी तब आपसे पूछा जाएगा कि ठीक है भाई साहब, कांट ने फिर क्या कहा? इसको एक्सप्लेन तो कर दिया, कांट ने क्या बात कही? तो कांट ने ये कहा कि जब हम अनुभव को ज्ञान का आधार बनाते हैं, ठीक, और तर्क बुद्धिवाद के आधार पर उसकी जांच की बात करते हैं, तब हम वास्तव में सही निष्कर्ष की ओर पहुंच पाते हैं। और इसके लिए उसने क्या कहा कि प्रत्येक अनुभव, हम जिस अनुभव को देखते हैं जरूरी नहीं है कि वो सारे अनुभव सही ही हों, ठीक, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि उनका अस्तित्व ही नहीं है। जैसे वो एग्जाम्पल देता है कि हो सकता है कि कोई ईश्वर को अपना प्रतिनिधि मानता हो और उसके प्रति एक अपना अनुभव रखता हो कि हाँ ईश्वर है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ईश्वर का अस्तित्व हो ही। इसी तरीके से हम तर्क के माध्यम से ये नहीं सिद्ध कर सकते कि ईश्वर नहीं है, अर्थात हमें इसके एक मध्यम मार्ग की ओर चलना होगा, जो कि आप बुद्ध के मध्यम मार्ग को देखते हो कि ये ठीक है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम तर्क के माध्यम से सिद्ध नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम तर्क के माध्यम से ये भी नहीं कह सकते कि वो है नहीं। क्लियर? फिर आप देखोगे निष्कर्ष के तौर पर आप ये लिख सकते हो कि जो मनुष्य है वो एक विशिष्ट प्राणी होता है और अपने हितों के साथ साथ वो परमार्थ की भी बात करता है, अतः उसकी प्रत्येक भावनाओं की तार्किक समीक्षा संभव नहीं होती। क्लियर? आप ऐसे निष्कर्ष दे सकते हो। इस तरीके से आपका ये उत्तर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? तो उम्मीद है आपको ये उत्तर काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।